हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए देखेंगे कि इसके ज़रिए से मज़ीद कितनी तरह की डिफरेंट अदर कंडीशनल बनाई जा सकती हैं। तो लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप यूट्यूब पर आने के बाद फ़हाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है। विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फहाद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है, जहाँ पर आने के बाद तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। लिहाजा चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद ऑनवर्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करूँ जहाँ पर हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे थे, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स के अंदर हमने 5 टाइप के कनेक्टिव्स देखे, जिसमें से फोर्थ हमारे पास एम्प्लीकेशन था, जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं या इनवर्ड इफ देन के साथ शो किया जाता है। तो इसमें हमारे पास कंडीशनल टॉपर लिखी हुई है कि इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड देन यू आर अ टॉपर। तो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सबसे पहले इंडिकेट किया कि यहाँ पर इफ़ और देन मौजूद है और यहाँ पर जो है एम्प्लाइज की बात हो रही है, यानी फर्स्ट कंडीशन दूसरे पर बेस कर रहा है। तो लिहाजा अगर मैं इस स्टेटमेंट को जब प्रोपोजिशन पे कन्वर्ट करूँगा तो फर्स्ट पार्ट को पी कहा जा सकता है, एम्प्लाइज का साइन होगा, और सेकंड को आप किसी भी वेरिएबल से इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्यों लिखा। दैट इज़ अ वेरी सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट। But based on this condition, I can create another condition that is said to be a converse। क्या चीज़ है? देखें, स्टेटमेंट में इफ़ और देन मौजूद है, इसका मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, क्यू पार्ट को पहले ले आया गया, ठीक है, और पी पार्ट को बाद में ले गया गया, यानी देन यू आर अ टॉपर को फर्स्ट ले आया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया क्यू इम्प्लाइज, और सेकंड की जगह क्योंकि ये पी ने ले लिए तो अब यहाँ पर मैं पी लिखूंगा। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो बेसिक कंडीशन पे मौजूद हो और आप उसको स्टेटमेंट को उसके प्लेस को चेंज कर दें तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कन्वर्ट्स। ओके, द थर्ड वन, इफ़ मौजूद है, देन मौजूद है, वेरी सिंपल, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो पी के साथ नॉट मौजूद है, यानी इफ़ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड देन यू आर नॉट अ टॉपर। तो इस स्टेटमेंट को कहा जाएगा इनवर्स, किसका, फर्स्ट स्टेटमेंट का। तो ये हो गया इनवर्स। लिहाजा पी की जगह पी ही लिखा जाएगा, लेकिन इसके साथ नेगेशन मौजूद होगा, ये इम्प्लाइज होगा नेगेशन ऑफ क्यू के, राइट। फोर्थ को देखें तो इफ़ और देन एज यूजुअल मौजूद है, लेकिन पी की जगह क्यू ने ले ली और क्यू की जगह पी ने ले ली है। लिहाजा सेकंड को फर्स्ट की जगह लिखा गया है इंक्लूडिंग नॉट, और सेकंड की जगह फर्स्ट को लिखा गया है इंक्लूडिंग नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। So that is said to be a contrapositive of the above this statement। ये 4 चीज़ें हमें समझनी थी जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट के ज़रिए से क्रिएट हो रही है। किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम जो बेसिक स्टेप्स फॉलो करते हैं दैट इज सेड टू बी अ ट्रूथ टेबल अप्रोच। तो अब हम ट्रूथ टेबल से ये प्रूव करना चाहते हैं कि किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यूज़ होती है दैट इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द दैट कंडीशनल स्टेटमेंट। तो प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा पी इम्प्लाइज क्यू, इसका मतलब है कंडीशनल, और नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब ये है कि कॉन्ट्रापॉजिटिव है, और ये चीज़ ऊपर हम देख चुके हैं। लिहाजा इन दोनों को मर्ज करके अगर देखा जाए तो इसमें कितने यूनिक वेरिएबल हैं, 2, पी एंड क्यू। लिहाजा मैंने पी एंड क्यू 2 वेरिएबल्स बनाए। ट्रूथ वैल्यूज़ की टेबल के लिए 2 की पावर 0 एंड 2 की पावर 1 के बेस पर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू निकाला गया। पी इम्प्लाइज क्यू में हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फॉल्स वैल्यू वहाँ आ रही होती है जब आपके पास आपका हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो लेकिन कंक्लूजन फेल्स आ जाए, ठीक है। लिहाजा इस बेस पे भी वैल्यू ट्रू ही मानी जाएगी, ये ट्रू है नॉट अ फॉल्स। तो ये हो गया पी इम्प्लाइज क्यू। और अगर मैं नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी को चेक करूं तो इसमें भी आप देखेंगे दोनों फॉल्स हो गए तो भी वैल्यू ट्रू है। फॉल्स एंड ट्रू यानी आपका जो हाइपोथेसिस था वो ट्रू है यहाँ पर, बाकी चीज़ें फॉल्स हो गए, तो इस बेस पे ये वाली चीज़ फॉल्स होगी और बाकी दोनों कंडीशन पे ये चीज़ ट्रू ही रहेगी। लिहाजा इस बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों जो है हमारे इक्विवेलेंट आएंगे, यानी आप किसी भी कंडीशन के इम्प्लीकेशन निकालें और उस स्टेटमेंट का आप कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालें तो बोथ विल बी द सेम। इसी तरह से शो यूजिंग ट्रूथ टेबल दैट नाइदर द कन्वर्ट्स नॉर इनवर्ट्स ऑफ द इम्प्लीकेशन आर नॉट इक्विवेलेंट टू द इम्प्लीकेशन, यानी इम्प्लीकेशन का ना ही कन्वर्ट्स और ना ही इनवर्ट्स
जो इम्प्लीकेशन का है वो इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो इम्प्लीकेशन यहाँ पे लिखा, इम्प्लीकेशन का जो प्रपोजिशन साइन होता है वो लिखा हमने। उसके बाद अगर आप इस साइन को देखें, यानी नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, तो ये है हमारे पास इनवर्स। ठीक है, ये टॉप पर यहाँ मौजूद है इनवर्स, और लास्ट में हमारे पास है कन्वर्स। ठीक है, तो सेम लॉजिक के साथ हमने इसकी ट्रूथ टेबल्स निकाली, और अगर आप तमाम वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो यहाँ पर ये चीज़ें इसके साथ मैच नहीं करनी, ये दोनों चीज़ें मैच करनी है। यानी अगर आप देखें ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हैं, हम इस तरह से दिखा सकते हैं इसे। ठीक है, लेकिन ये वाली चीज़ किसी के साथ मर्ज नहीं हो रही, यानी इम्प्लीकेशन ना तो कन्वर्ट से मैच हो रहा है और ना ही इन्वर्ट से मैच हो रहा है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इम्प्लीकेशंस के अंदर जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट्स, इन्वर्ट्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इक्विवेलेंट आती हैं। जैसे हमने ये देखा फर्स्ट ट्रूथ टेबल में कि जब आप इम्प्लीकेशन निकालते हैं और कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालते हैं तो दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होती है। फिर हमने ये देखा कि जब हम कन्वर्ट्स और इन्वर्ट्स निकालते हैं तो दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम आती है, लेकिन उसकी जो सिमिलैरिटीज़ है वो इम्प्लीकेशन से मैच नहीं होती है, जो हमने यहाँ पर देखा। तो मैं इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो वो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन पर आएंगे। सो लेट P एंड Q बी द प्रोपोजिशन, द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q is the proposition if P then Q, the conditional statement P implies Q is false when P is true and Q is false। यानी ये वही स्टेटमेंट की बात हो रही है जैसे हम प्रीवियस सेशन पे भी डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्लीकेशन की कंडीशन उसी वक्त फॉल्स होती है जब P की वैल्यू ट्रू हो और Q फॉल्स हो, यानी आपका जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो लेकिन कंक्लूजन फॉल्स हो जाए, अदरवाइज तमाम वैल्यूज़ ट्रू ही मानी जाएंगी, वही चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन अनदर जो प्रेमिसेस है या अनदर इम्प्लीमेंटेशन के जो उसके तरीके हैं लिखने के और अंडरस्टैंड के वो डिफरेंट हो सकते हैं, यानी बाय वर्ड्स उन्हें डिफरेंट तरीकों से लिखा जा सकता है, और वही चीज़ इस स्लाइड पर हमें समझना है। तो सबसे पहला जो तरीका है उसमें लिखा हुआ है इफ़ P then Q, तो ये वेरी सिंपलेस्ट है, यही चीज़ हमें देखते हुए आ रहे हैं। इसको हम जब रीड करते हैं तो हम कहते हैं कि P implies Q, एरो बनाकर। सेकंड में लिखा हुआ है इफ़ P, Q, तो इसका मतलब भी एक्चुअली वही है कि अगर P है तो हम Q की तरफ जाएं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं P only if Q। ठीक है, थर्ड में लिखा हुआ है जैसे P is sufficient for Q, तो P जो है फर्स्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q सेकंड को, तो हम इसे पढ़ेंगे A sufficient condition for Q is P, यानी जो Q के लिए sufficient कंडीशन है वो क्या है, P है। इसी तरह से Q if P, यानी फॉल्स एल्स वाली कंडीशन पहले लिख दी गई और इफ़ की वाली बाद में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं Q whenever P, यानी वो एक ही एक्सप्रेस को, यानी इस वे को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशन के। इसी तरह से Q when P विच मीन Q इज़ नेसेसरी फॉर P, नेसेसरी कंडीशन फॉर P इज़ Q, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q फॉलो फ्रॉम P। और इसी तरह से Q अनलेस नेगेशन ऑफ P, यानी Q उस वक्त तक नहीं होगा या होगा जब तक नेगेशन ऑफ P ना आ जाए। तो इन चीज़ों को फिर हमने अंडरस्टैंड किया था जब आप कंडीशनल कोई स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं इम्प्लीकेशन में, तो उसके डिफरेंट वे हो सकते हैं लिखने के, बोलने के, वो इनमें से ही हो सकते हैं। जैसे जब हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो उसके लिए हमें कोई एग्जांपल चाहिए होती है, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये इफ़ और देन के साथ है तो उसका मतलब ये कंडीशनल या इम्प्लीकेशन का क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये हमारा P पार्ट हो गया और ये इम्प्लाइज करेगा सेकंड आई विल लोअर द टैक्सेस Q को। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि मैं इलेक्ट हूँ, ठीक है, यानी फर्स्ट कंडीशन को मैं क्या कहूँ कि इलेक्ट हो गया, और सेकंड को मैं ये कहूँ कि लोअर टैक्स मैंने कर दिया, यानी दोनों कंडीशन हम ट्रू कर रहे हैं। सेकंड पे मैंने ये कहा कि नॉट इलेक्टेड यानी फॉल्स, लेकिन सेकंड पे मैं कह रहा हूँ कि मैंने लोअर द टैक्स कर दिया। ठीक है, थर्ड में कह रहा हूँ ना ही मैं इलेक्ट हुआ और ना ही मैंने टैक्स को लो किया, और थर्ड में मैं कह रहा हूँ कि मैं इलेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया जिसके लिए मैं इलेक्ट हुआ था। तो ये इसकी ट्रू टेबल। और आपको याद होगा कि अभी हमने ऊपर ये कहा कि P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स, यानी यहाँ पर आप देखें तो ओवरऑल इसकी कंडीशन पे कहा जाएगा कि ये फॉल्स है, और अदरवाइज में सारी कंडीशन हमारी क्या होंगी, ट्रू ही मानी जाएंगी, यानी ये ट्रू वैल्यूज़ हैं या ट्रू वैल्यूज़ है ऑफ दिस कंडीशन के। तो इस पूरे सेशन पे हमने देखा कि कंडीशनल, कन्वर्ट्स, इन्वर्ट्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है,
और ट्रूथ टेबल से उसे कैसे प्रूव किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि P इम्प्लाइज Q को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट कौन कौन से तरीके हो सकते हैं और उन तरीक़ों को लिखा कैसे जाएगा और अंडरस्टैंड कैसे किया जाएगा। तो वो वाली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे तो फिर फर्दर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो बेस्ड ऑन द बुक्स होंगी हमारी। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सी यू देयर इन द नेक्स्ट सेशन।